श्री कृष्णा। मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम डिस्कस करेंगे SA 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हुए हर एक ऑडिटर क्या करता है, वो अच्छे से ऑडिट करता है, सारे एसेस को फॉलो करता है। लेकिन SA 299 ICAI ने बनाया है जो एक बहुत बड़ा विवादित SA भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, SA ने बहुत ज़्यादा ऑडिटर्स को बचाने की कोशिश की गई है। तो नफरा में भी ये वाला ऐसे बहुत ज़्यादा टारगेटेड है, जो कि जब हमारा 2026 में नए स्टैंडर्ड्स आएंगे तो उसमें ये वाला ऐसे भी है जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड है। तो देखो, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ ये बना क्यों है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जैसे कि मैं हमेशा आपसे मार्क करवाता हूँ वैसे ही मार्क करवाऊँगा, आपको पूरा ये चैप्टर मार्क करवाऊँगा और साथ में बताता रहूँगा कि किसका क्या मीनिंग है, वो कहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, और इसके अलावा अगर आपको मेरे को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेरे से एक बार टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से ले लेना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है SA 299, ये क्या कहता है। देखो, जॉइंट ऑडिटर होता क्या है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना, जो एक ऑडिटर SA 200 में परफॉर्म करता है, वो यहाँ पर आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे जॉइंट ऑडिटर उसको कर रहे हैं। अच्छा, जॉइंट ऑडिट होती क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में ABC, अगर मान लो 3 ऑडिटर बुलाए हैं मैंने, क्योंकि वो कंपनी बहुत बड़ी है या उसके काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने अगर 3 ऑडिटर बुलाए हैं, तीनों अगर ऑडिट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है हाउ एवर, इस केस में आपका ये जॉइंट ऑडिटर नहीं होते। ये कह रहा है कि अगर जहाँ पर प्रिंसिपल ऑडिट और ब्रांच ऑडिटर की बात होती है ना, जैसे मान लो आपका होल्डिंग कंपनी में ऑडिटर A है और सब्सिडरी में आपका जो ऑडिटर है वो B है, ये आपका जॉइंट ऑडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपका कॉम्पोनेंट ऑडिट हो जाएगा। मतलब कहा जाए तो आपकी कंपनी में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपके ब्रांचेस में कोई अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो इस केस में ये जॉइंट ऑडिट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसके बाद ये जॉइंट ऑडिट का मतलब आपको बता रहा है। तो एक मिनट, यहां से यहां तक मार्क कर लो। ये कह रहा है जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है जहां पर 2 और मोर ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए हों विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग अ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी है। अभी के लिए मैं यही बोलूंगा कि ऑडिट रिपोर्ट एक सिंगल जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं जा सकती ना। एक केस है जहां पर अलग भी जाती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि बस एक ऑडिट रिपोर्ट जाती है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली में हम वही सारा काम कर रहे हैं जो ऑडिटर करता है, लेकिन एक से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से यहां पर एक ही रिपोर्ट हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक एक बार मार्क कर लेना। इसमें ये लिखा है कि देखो, लार्ज एंटिटीज़ में क्या होता है, या तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं या फिर हमें लॉ के अकॉर्डिंग अपॉइंट करना होता है जॉइंट ऑडिटर्स को। इसके बाद है कि देखो, असलियत में कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं ना, वो जॉइंट ऑडिटर को लेकर आते हैं, ठीक है। मेंबर्स मतलब वही शेयर होल्डर ही हो गए। इसके बाद आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इस एसए का। इसका ऑब्जेक्टिव है एक तो प्रिंसिपल डिसाइड करना, जो भी हमारे जॉइंट ऑडिटर है उनके क्या सिद्धांत रहने वाले हैं, एक यूनिफॉर्म अप्रोच लाना ताकि सारे ऑडिटर एक ही सिंगल तरीके से काम कर पाएं, सेम अप्रोच से काम कर पाएं। तो एक यूनिफॉर्म मतलब सिंगल और सेम अप्रोच को लेकर आना। इसके अलावा आइडेंटिफाई करना कि कौन किस एरिया में काम करेगा, और इसके बाद आइडेंटिफाई करना कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इस जॉइंट ऑडिट के प्रति, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद आ जाओ ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और एलोकेशन ऑफ वर्क। ऑडिट प्लानिंग क्या कहता है दोस्तों? ऑडिट प्लानिंग कहता है कि जैसे हमने 200 हमारा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है ना हमारे ऐसे 300 के अंदर, वैसे ही सेम हमारा मतलब ऑडिट मतलब प्लान चलता है इसमें भी। मतलब सेम ऑडिट प्लान हम बनाते हैं, जैसे 300 के अंदर बनाते हैं, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बनाते हैं ऑडिट प्लान, और आपस में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अपना स्कोप, टाइमिंग और मतलब डायरेक्शन ऑडिट का जैसा वहाँ पर रहता है वैसा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। हर एक एंगेजमेंट पार्टनर, हर एक जॉइंट ऑडिटर का वो ये चीज़ डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इन डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान बनाते हुए क्या होगा, यहां से लेकर एक तो इसको मार्क करो यहां तक।
मतलब आइडेंटिफाई करेंगे हम कि क्या काम किसको हम बांट रहे हैं और कॉमन एरिया वर्क कौन सा होगा। मतलब ऐसा भी कुछ काम होगा जो हमारा कॉमनली होगा, उसको हम कॉमनली करेंगे। जैसे कुछ काम ऐसा होता है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी के क्वेश्चन का, कि ABC मान लो और डी चार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमने हायर किए, जॉइंट ऑडिटर थे, लेकिन हमने सबको अलग अलग काम बांटा, लेकिन हमने जो वो था, क्या नाम है, हमारा जो IT रिलेटेड काम था वो किसी को भी नहीं बांटा। इसका मतलब वो सबका कॉमन एरिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कॉमन एरिया जो पहले से होते हैं वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो काम होता है कि वो एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना, उसमें शेड्यूल 3 ढंग से लगा है कि नहीं लगा, तो वो काम चेक करना सबका कॉमन एरिया होता है, वो किसी को बटता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एसेरटेन करना कि ऑब्जेक्टिव टू प्लान टाइमिंग को डिसाइड करना, ठीक है। और ऑल जॉइंट ऑडिटर अपनी अपनी टीम को मतलब डायरेक्शन देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि आपकी जो भी पुरानी नॉलेज है, आपने कहीं और काम किया था या इसी कंपनी में पहले काम किया था, तो उसकी क्या रेलिवेंट है, वो कैसे रेलिवेंट है यहाँ पर, तो वो आप अपनी मार्गदर्शन दीजिए। उसके अलावा है कि आपका जो भी नेचर टाइमिंग एक्सटेंड है, आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो आप प्लानिंग में डिसाइड करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लानिंग खत्म हो गया और रिस्क शुरू हो गया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो भी होगा वो जॉइंट ऑडिटर आपस में कम्युनिकेट करते हुए चलेगा और डॉक्यूमेंट करते हुए चलेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ से यहाँ तक, TCWG डिस्कस करेगा, सॉरी जॉइंट ऑडिटर डिस्कस करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, यहाँ से यहाँ तक करना है, और एरियाज परफॉर्म बाय ईच जॉइंट ऑडिटर, और कम्युनिकेट करेगा TCWG को। मतलब मैं अपना नेचर टाइमिंग एक्सटेंड जो भी पहली बात जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे 260 में उसको बताता था TCWG को, वो 299 में सारे जॉइंट ऑडिटर अपना अपना TCWG को बता के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद the joint auditor shall obtain common engagement letter and common management representation letter। जो हम WR कॉल करते हैं और जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो भी एक सिंगल होगा। ऐसा नहीं है कि हम 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हुए हैं तो मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 4 अलग अलग भेज रहा होगा सबको, नहीं भैया, एक रिप्रेजेंटेशन भेजेगा, उसमें चारों के नाम लिखेगा, सबके नाम पे वो कर देगा और साइन करेगा और चारों को कॉपीज भेज देगा, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसको मार्क कर लो एक क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सेक्सी ड्राफ्ट होता है इसका। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि देखो अगर मान लो हम अपने बीच में काम बांट रहे हैं और काम बांटते बांटते हमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा, ठीक है। मतलब काम बांटते बांटते एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक चीज पे काम कर दिया जो कि हमने बांटा नहीं था आपस में और उसको हमने डॉक्यूमेंट भी नहीं कर रखा, तो क्या उस पर सबकी जिम्मेदारी बटेगी? तो उस क्वेश्चन में आंसर था कि नहीं भैया, अगर डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा तो फिर सभी फंसेंगे, क्योंकि आपने उस काम को बांटा था, वो डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा। तो यहां पर एक बार आंसर पढ़ लेते हैं कि क्या है। कह रहे आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन, पहले आपने काम को देख लिया, काम को बांट दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको डॉक्यूमेंट करोगे, उसको एक पेपर पे लिख दोगे कि भैया कौन सा काम किसको साजेगा, कौन सा काम कौन करेगा, और फिर आप साइन ले लोगे बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर, और इस डॉक्यूमेंट को ना आप TCWG को भी कम्युनिकेट कर दोगे कि भैया पकड़, ये देख हमारा काम है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों होता है? ताकि आप अवॉइड कर पाओ किसी भी तरह के डिस्प्यूट को, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को, ठीक है। और ये इसलिए भी होता है कि ताकि आप डिस्प्यूट और कंफ्यूजन अवॉइड कर पाओ, जो कि एंटिटी और जॉइंट ऑडिटर के बीच हो सकती है या फिर जॉइंट ऑडिटर के आपस में बीच में हो सकती है। कैसे होगी ये? देखो जॉइंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा ना, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपने अवॉइड करने के लिए बनाया है डिस्प्यूट्स को। कल को ये नहीं होगा कि जॉइंट ऑडिटर ए कहेगा कि भैया मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बांटे थे, मैंने डेप्रिसिएशन चेक नहीं किया क्योंकि बी को तो एसेट्स बांचे थे, मैंने सोचा था उसको भेज दिया होगा, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन ए चेक करेगा। तो ए खुद से ये नहीं कह सकता कि देखो बी के हाथ में तो क्या नाम है एसेट्स चेक करना है, तो मैंने सोचा कि वो कर लेगा, तो ऐसे मैंने सोचा होगा नहीं कर लेगा। जो आपने डॉक्यूमेंट साइन किया उसमें लिखा हुआ था कि ए ये काम करेगा, तो ए को वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर, इसको आप स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये मार्क करो, ये सबसे अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, इसका सबसे प्यारा पॉइंट है, मैं अलग कलर से मार्क करवाऊंगा इसको। ये each joint auditor shall be responsible for only the work allocated to such joint auditor including the proper execution of audit procedure। भाई जिसको जो काम बांटा गया है वही उसके लिए जिम्मेदार है, जिसका काम उसी को साजे, ठीक है। ठीक है,
उस जिसको जो बांटा गया है वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होगा। ये लाइन हर जगह आपको लिखनी है जहां भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक मार्क करो, यहां से यहां तक मार्क करके ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिस एरिया में, जिस डिवीजन में, जिस जोन में आपको काम एलोकेट हुआ है, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुद मैनेजमेंट से मांगोगे, ठीक है। और आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी रखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल जो मैंने अभी दिया था कि ए को मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, बी को मैंने एसेट्स दे दी। अब ए जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करते करते डेप्रिसिएशन चेक करता है, उसने कहा कि चलो मैं एक बार बी से हेल्प ले लूं क्योंकि बी तो एसेट्स बना रहा है, वो डेप्रिसिएशन का पूरा चार्ट मुझे दे देगा, तो मैं आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी करते हुए चलूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा ये हाँ चलो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बी वाला जो मैंने करवाया है, ए और बी एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो वो भी एक बार क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर और मेरा टेलीग्राम एड्रेस होगा, उधर से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरे से मांग लेना नोट्स को, और आपको अगर क्लासेस चाहिए तो क्लासेस ले लेना, क्योंकि क्लासेस में मैंने बस समझा ही नहीं रखा, समझाने के साथ मैंने एक एक क्वेश्चन भी करवाया है ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। आईसीआई ने अगर 10 क्वेश्चन पूछ रखे ना, तो मैंने 10 का 10 का निचोड़ आपको बताया कि आईसीआई ने अगर ये लाइन दे दी तो आपको ये लाइन जरूर लिख के आनी है, ये लाइन दे दी तो ये लाइन जरूर लिख के आनी है, ताकि आपका एक भी नंबर आईसीआई ना काट पाए। एक एक वर्ड के पीछे हमने फोकस किया है, क्योंकि ये वाला ऐसे एक ऐसा ऐसे है जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, क्योंकि यहां पर आईसीआई ने वर्ड टू वर्ड लोगों के साथ खेला है। तो प्लीज इस वाले ऐसे को अवॉइड ना करें, इस वाले ऐसे को एक बार मेरे से जरूर आस्क कर ले, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन आंसर इसके जरूर 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 प्रैक्टिस कर लेना। स्टडी मैट में इनफ क्वेश्चन नहीं है, आपको पास्ट ईयर के एमटीपी, आरटीपी और सजेस्टेड आंसर्स और इसके अलावा आईसीआई की मैगजीन्स को देखना पड़ेगा। ये इतनी मेहनत आपको करनी ही करनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं वो मेहनत मैं कर दूं आपके लिए, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और आप मेरे से भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज जाके देखें। अब आगे चलते हैं। द जॉइंट ऑडिटर शेल जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, भाई जॉइंट ऑडिटर किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्लस सारे जॉइंट ऑडिटर, ऑल द जॉइंट ऑडिटर किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया, जिसका काम उसी को साझे, जो जिसको काम बांटा गया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ये कुछ चीजें हैं, इनको आप बांट नहीं सकते हो, या फिर ये बटी नहीं है, ये इसमें सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये कह रहा है कि जो काम आपस में बांटा नहीं है उसमें सभी जिम्मेदारी सब भागीदार होंगे, सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिस डिसीजन पे सारे जॉइंट ऑडिटर्स ने अपना सहमति दे दी, उसमें सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। थर्ड है, जिस जो जो मैटर अगर एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बताता है और दूसरा जॉइंट ऑडिटर उस पर एग्री कर जाता है, या फिर सारे जॉइंट ऑडिटर्स उस पर एग्री कर जाते हैं, तो जो जो एग्री कर गए वो सारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। इसके लिए कोई एग्जांपल दे सकते हो सर? क्यों नहीं दे सकता, मैं बताता हूं। जैसे मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं चेक कर रहा हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे को कोई मिसलेनियस आइटम मिला जिसमें मेरे को लगा ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। एक मीटिंग कॉल कर लेते हैं, मीटिंग कॉल करके मैंने सबसे पूछा कि देखो भैया मेरे को ये मिला है, बताओ क्या करना चाहिए। अगर वो बोल देते कि भैया तेरा मैटर है तू देख, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता। लेकिन अगर उन्होंने मान लो एक एग्रीमेंट बना लिया, उन्होंने कहा कि नहीं यार हमारे अकॉर्डिंग ऐसा करना चाहिए, तो अब अगर कल को गलती निकली तो सारे के सारे फंसेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट सबका था और मैंने सबके नोटिस में डाला था पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैट्यूज को फॉलो करे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ को फॉलो करे, जैसे कि शेड्यूल 3 को अच्छे से फॉलो करे, ये जिम्मेदारी सबकी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ को फॉलो करे, ये जिम्मेदारी सबकी है। इसके अलावा इंश्योरिंग दैट ये क्या लिखा हुआ है कि आईसीआई ने अगर मान लो जो भी स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, प्रोनाउंसमेंट इशू कर रखी हैं, और कोई भी लॉ है, इसके लिए जिम्मेदारी सबके ऊपर है। इस चीज को आप बांट नहीं सकते हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भैया इस ऐसे के अंदर जो भी जिम्मेदारी है ना, भैया ऐसा करते हैं कि ऐसे की सारी जिम्मेदारी ये वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेगा। ये तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है भैया, ऐसे तो इसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मार्क करो, यहां से लेकर वेयर से लेकर यहां तक। और ये क्या कह रहा है पॉइंट, अगर मान लो आपको ऑडिट करते हुए कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो आपको लगता है मेरे को दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बताना चाहिए, तो आप राइटिंग में बता के आएंगे। और कब बताओ क्या हो गया, ऑडिट कंप्लीट होने से पहले पहले बता देना, ये नहीं कि आप ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उसको बता रहे हो। फिर पढ़ो ये वाला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिस जॉइंट ऑडिटर को जो काम मिला है उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड
और ऑडिट प्रोसीजर जो भी रहेगा उस काम का, उसमें जो भी इंटरनल कंट्रोल और रिस्क असेसमेंट है उस काम से रिलेटेड वही जॉइंट ऑडिटर उसके लिए लायबल होगा, वही उसका सारा इंटरनल कंट्रोल और रिस्क असेसमेंट करेगा। और लास्ट वाला पॉइंट भी पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सिंपल पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, यहाँ भी आ जाओ, मार्क करो और स्टार लगाओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मार्क करो, जहाँ से जहाँ तक मैं मार्क करवाता हूँ उतना ही आपको बस उसमें लिखना है, ठीक है, अपने आंसर में लिखना है। एक तो यहाँ से यहाँ तक, हाउएवर से रिपोर्ट तक, जॉइंट ऑडिटर से लेकर डिसएग्रीमेंट तक, और फर्दर से लेकर यहाँ तक। अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे कहना क्या चाहता है। देखो एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये, जॉइंट ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। भैया जब आप जॉइंट ऑडिट कर रहे हो ना तो आप एक ही रिपोर्ट दोगे। अच्छा, क्या कहना चाहता है आंसर सर, मान लो ए बी सी आपने 3 जॉइंट ऑडिटर कह रहे हैं, ए कह रहा है कि यहाँ 1 आना चाहिए, बी कह रहा है कि यहाँ 2 करोड़ आना चाहिए, सी कह रहा है यहाँ 2 करोड़ आना चाहिए, ए कह रहा है ये 1 करोड़ आना चाहिए। तो ए कह रहा है कि भैया मैं तो भैया ये, और मैनेजमेंट भी कह रहा है कि आपका 2 करोड़ आना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट भी कह रहा है 2 करोड़ आना चाहिए। तो क्या हुआ, क्या ये तीनों एक ही ऑडिट रिपोर्ट देंगे? आंसर है इसकी, आपको तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए थी। आगे चलते हैं, हाउएवर व्हेन जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट, अगर मान लो कोई जॉइंट ऑडिटर डिसएग्रीमेंट में आ गया, जैसे यहां पर आ गया कौन, ए ने कह दिया कि नहीं भैया मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप सेपरेट, मार्क करो यहां पर, सेपरेट, अगर डिसएग्रीमेंट आ गया तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट आप देकर आओगे। तो सेपरेट का क्या मतलब है, ये लोग अलग ऑडिट रिपोर्ट देके आएंगे और ये अपनी अलग ऑडिट रिपोर्ट देकर आएगा। ठीक है सर, बात मान ली आपकी। और आगे अब ये कह रहा है, अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ मेजोरिटी। देखो मेजोरिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन ढंग से कर लेना। वैसे भी इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत घूमे फिरे हैं। तो मेजोरिटी के ऊपर ये क्या बोल रहा है कि कोई भी जॉइंट ऑर्डर मेजोरिटी पे नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि एबीसी मीटिंग कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, तो बीसी ने कहा हमारे हिसाब से तो 2 करोड़ आएगा, मैनेजमेंट कह रहा है हमारे हिसाब से भी 2 करोड़ आएगा, वो ये कहेंगे कि हम तो जीत गए, हमारी मेजोरिटी प्रिवेल करेगी। अब ए कह रहा है कि भैया 1 करोड़ है, तू बाहर निकल, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये दिखाएंगे और तू भी हमारी बात मानेगा क्योंकि मेजोरिटी प्रिवेल करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेजोरिटी कोई प्रिवेल नहीं करेगी यहां पर। फर्दर, ये ध्यान से पढ़ना, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शेड ऑल्सो मेक अ रेफरेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। ये जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जा रही है ना, ये वाली भी और ये वाली भी, इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी आपको एक रेफरेंस देना है कि दूसरे ऑडिटर ने एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है। अच्छा, ये रेफरेंस देना कहां होता है, सच रेफरेंस शैल बी मेड अंडर द हेडिंग ओएम पैरा। एक ओएम अदर मैटर पैराग्राफ होता है ऐसे 706 में, ऐसे 706 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना माइंड में लगा लो, ऐसे 706 में आपको ये लिख कर आना है कि एक दूसरे ऑडिटर ने, मतलब हमारे जॉइंट ऑडिटर ने एक दूसरी सेपरेट रिपोर्ट दी है। ठीक है, तो आपको वहां बता के आना है ताकि यूजर्स को ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हुए पता चल जाए कि हाँ एक और ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, ऐसा ना हो कि यूजर ने एक ऑडिट रिपोर्ट उठाई, उसने पढ़ी, उसको लगा कि यही ऑडिट रिपोर्ट असली है। और इसको पढ़ के, उस पॉइंट को पढ़ के उसको पता चल जाएगा कि भैया एक और ऑडिट रिपोर्ट इशूड है, तो यूजर अपनी अपनी खुद की फिर फाइंडिंग्स करेगा। अब आ जाओ, ये खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, अब आ जाओ, ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट। देखो हर एक जॉइंट ऑडिटर को ये एज्यूम करके रखना है। कहां से कहां तक मार्क करो, एक तो यहां से लेकर आप मार्क करो ऑडिटर्स तक। ये कहना चाहता है ये पॉइंट, अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो एसएस के अकॉर्डिंग जो कि आईसीआई ने इशू करे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा ऑडिटर आपके काम को रिव्यू करेगा। भाई साहब, अगर आप रिव्यू करने बैठ गए ना, जैसे मान लो ए बी सी मैंने ऑडिटर दिए, ए बी का काम रिव्यू कर रहा है, सी इसका आपस में रिव्यू करने बैठ गए, तो मैंने 3 ऑडिटर के घास चरने के लिए अपॉइंट किए थे, मैंने 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिए अपॉइंट किए थे ताकि इतना सारा जो कॉम्प्लेक्स काम है वो बढ़ पाए। अगर बट न पाए काम अच्छे से, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया जो काम जो कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इसमें कोई भी काम एक दूसरे का रिव्यू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है यहां पर कि भैया अगर जॉइंट ऑडिटर को कुछ ऐसा लग रहा है कि दूसरा बंदा डिपार्चर कर रहा है किसी एफआरएफ से, या फिर उसकी ये ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है, तो वो उसके नोटिस में डालेगा, उसको बता के आएगा कि भैया मेरे को लग रहा है कि तू गलत कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, बिफोर फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज मतलब साइन करने से पहले जितने भी जॉइंट ऑडिटर है वो डिस्कस कर लेंगे, अपनी कम्युनिकेट कर लेंगे एक दूसरे के साथ, जो भी कंक्लूजन पे वो पहुंचे हैं। अगर मैं मान लो मॉडिफाई करना चाहता हूं रिपोर्ट को, तो मैं
एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि मैं क्यों मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे पर्सन भी उसकी बात पे सहमति लेकर फिर एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट निकाल पाएँ, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा ईजी पॉइंट था। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। 20 मिनट में हमारी वीडियो बन चुकी है। प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना क्वेश्चंस के लिए, अदरवाइज इसके क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, स्टडी मैट में एक क्वेश्चन है, ये रहा, ये एक क्वेश्चन है स्टडी मैट में, वो पढ़ लेना। इसके अलावा पास्ट ईयर की आरटीपी, एमटीपी और मैगजीन्स आईसीआई की, ठीक है, और सजेस्टेड आंसर्स। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाए तो आप मेरे से ले सकते हैं। मैंने सब कुछ ऐसे एनालिसिस कर रखा है इन सब चीज़ों का, ताकि वो आपको एक तरीके से पता चल जाए कि आईसीआई अगर किस लाइन को छेड़ता है, किस लाइन में थोड़ा सा भी चेंज करता है, तो आपको कितना मटेरियल अपना चेंज करना पड़ता है। क्योंकि ये वाला ऐसे मेरे को एक ऐसा ऐसे लगता है ना, जहाँ पर आईसीआई ने बहुत वर्डिंग्स के साथ खेल रखा है। फिर बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे बस अपने ऐसे को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं, और बच्चे ना इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि हम बस अपने ऐसे को स्ट्रॉन्ग बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। हम एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे, दैट इज क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस। क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस गलत होने से क्या होता है, आपका पेपर में जो क्वेश्चन पूछा होता है आप आंसर कुछ और लिख देते हो, आईसीआई कुछ और मांग रहा था और आपका गलत हो जाता है। और यहाँ मैं सच बता दूं, छोटा मोटा घुमाव नहीं है दोस्तों, ऐसा ऐसा घुमाव है कि जब तक आपने क्वेश्चन ना किया हो आप उसका आंसर लिख ही नहीं सकते हो। अगर आपको एक एग्जाम्पल चाहिए तो मैं चलो एक एग्जाम्पल दिखा दूं, या छोड़ो मेरे, चलो मैं आपको एक एग्जांपल, नहीं अभी है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको बस एक एक एग्जांपल चलो खुद से ही बता देता हूँ। एक आईसीआई ने एमटीपी में एमटीपी 2020 में क्वेश्चन पूछा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान लो 2 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमने बुलाए हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी जॉइंट ऑडिट के लिए। सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज़ नहीं किया था, उन्होंने बोला था कि उनके बीच कैसे कैसे काम डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा, क्या वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बस ये पूछा था। तो सेपरेट के केस में तो आप वो वाला पॉइंट लिख दोगे जो ऑडिट रिपोर्टिंग वाला पॉइंट था, ठीक है, कि वो सारे 4 पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है, वहां आंसर ठीक हो जाएगा। डिवाइड पढ़ते ही लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा के आ जाते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। आईसीआई यहाँ पर आपसे एक तो ये वाला आंसर मांग रहा था, ऑडिट रिपोर्ट वाला, और दूसरा आईसीआई आपसे ये वाली एजम्पशन मांग रहा था, ये दोनों एजम्पशन और ये वाला पॉइंट। तो आईसीआई इस तरीके से घुमा देता है चीज़ों को। तो आपको कैसे पता चलेगा, पूरे क्वेश्चन में एक जगह पे ईच जॉइंट ऑडिटर लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था ईच जॉइंट ऑडिटर कैसे काम करेगा, कैसे वर्क को डिवाइड करेगा। तो वो ईच जॉइंट ऑडिटर से आपको ये तीनों चीज़ें पकड़नी थी। तो इन इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस कर रखे हैं चीज़ों के। तो प्लीज़ एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लें, या फिर आप ज़रूर 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 पास्ट ईयर के खुद से भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, लेकिन ऐसे ही रिवीजन वीडियो देख के मत जाइए, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस ज़रूर करिए अगर आपको सच में ऑडिट में पास होना है तो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।